हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से शिक्षा सिंधु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 23 दिसंबर में पूछे गए क्वेश्चन को। तो दोस्तों, 23 दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके आज हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले सीडीपी, मैथ, ईवीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप इससे पहले के सारे क्वेश्चन 16 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर आप सीटेट 2022 देने जा रहे हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप 22 की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें ही करें, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि 2021 के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। दोस्तों, 23 दिन आपका एग्जाम चला था, यानी 23 पेपर आपके पास अवेलेबल है। 23 पेपर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ नया पैटर्न जो है सीटेट का क्वेश्चन पूछने का नया पैटर्न, क्वेश्चन का जो एक अलग लेवल आपको अब देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लगातार 23 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मदद मिलेगी आपको 2022 की तैयारी में। तो दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ के आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन यहाँ पे डेली किया जाता है, यानी एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं। अभी हम लोग 23 दिसंबर का आज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद शुरू करेंगे 24 दिसंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर अभी तक शिक्षा सिंधु के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अस्मिता, यहाँ पे हमारे साथ आप सॉल्व कर सकते हैं सीटेट के पिछले एग्जाम में पूछे गए ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो सारे क्वेश्चन। और एक साथ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यहीं पे आपको मिलेंगे, और वो भी सही आंसर, यानी एक भी आंसर ऐसा नहीं रहेगा जो मैं अपने मन से या तुक्का लगा के बता रही हूँ। सारे आंसर वो है जो कि सीटेट ने ऑफिशियली अपने आंसर की में दिया था, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज 2 में कोई भी लैंग्वेज लिए हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन 30 नंबर में। दोस्तों, अगर 30 नंबर का ये हिंदी का पेपर रहता है तो उसमें 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें आपके सामने 2 गद्यांश मिलेंगे। पेपर लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में हमेशा याद रखिए कि 2 कॉम्प्रिहेंशन ही मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 गद्यांश रहते हैं। पेपर 1 में एक गद्यांश रहता है और एक काव्यांश रहता है। तो 2 गद्यांश आपके सामने है जिससे क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, मैं नहीं समझती कि गद्यांश, यहाँ पे गद्यांश का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन, क्योंकि गद्यांश हर बार अलग अलग पूछा जाता है और आज तक गद्यांश कभी भी दोबारा एक गद्यांश नहीं पूछा गया है। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे बहुत ही मदद मिलेगी सीटेट 2022 के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन पूछना। दोस्तों, बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है सीटेट में, इसलिए बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 100 से ऊपर तो आप जरूर नंबर ले आएंगे। अगर अच्छे से पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का, कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है। यानी भाषा सीखने के लिए यहाँ पे कौन सा विकल्प लिखा हुआ है जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों, ये तीसरा विकल्प देखिए क्या लिखा है, मातृभाषा दूसरी या फिर विदेशी कोई भी भाषा होती है उसको सीखने में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मातृभाषा हमेशा क्या करती है, दूसरी भाषा सीखने में हमेशा सहायता करती है। अगर आपकी मातृभाषा कोई भी है, चाहे हिंदी भी है, और आप दूसरी भाषा इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको सहायता करेगी। आप पहले कुछ चीजों को हिंदी में सोचेंगे मन में, फिर उसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ऐसे ही कई प्रकार से आपकी जो मातृभाषा रहती है वो सहायता करती है दूसरी भाषा सीखने में। यानी ये तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है और आपको गलत वाला ही चुनना था। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। हमेशा याद रखिए, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में सहायता करती है, और भाषा कौशल जो होता है, लैंग्वेज स्किल्स, वो एक भाषा के दूसरी में, यानी हर एक भाषा क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यदि अवसर या फिर यथायोग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है।
और इस क्षमता को क्या कहा जाता है? लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके बारे में चॉम्स्की ने बात की थी, ये हम अलग थ्योरी में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में अगर यहाँ पढ़े तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। क्या करती है? हमेशा सहायता करती है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि वह प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा शिक्षार्थी क्या करते हैं? पढ़ना सीखते हैं। तो दोस्तों शिक्षार्थी पढ़ना सीखते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा उसे कहा जाता है विकासात्मक प्रतिक्रिया। अगर आप नोट बना रहे हैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेन पॉइंट का जो आपको नहीं पता है, आप नया देख रहे हैं, तो उसमें जरूर नोट कर लें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी पढ़ना सीखते हैं उस प्रक्रिया को विकासात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। और फिर एक क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि जब बालक किसी भाषा को द्वितीय या फिर तृतीय भाषा के रूप में सीखते हैं सीखती हैं तो इसे माना जाता है क्या? तो दोस्तों पहले ये समझ जाएं कि द्वितीय भाषा या फिर तृतीय भाषा कहते किसे हैं। आप घर पे कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी भाषा हो आपकी, वो क्या कहलाएगी? आपकी मातृभाषा कहलाएगी। चाहे आप हिंदी भाषा बोल रहे हो, कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो आपकी जो हो, या फिर इंग्लिश, कोई भी भाषा बोल रहे हो घर पे, वो क्या कहलाएगी? आपकी मातृभाषा। अब आप घर से बाहर स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे अगर मान लीजिए आप घर पे हिंदी बोल रहे हैं या घर पे कोई और भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश जानने के बाद आपको हिंदी सिखाई जाती है, हिंदी बोलना आता है, फिर आप हिंदी बोल रहे हैं, आपके स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो वो दूसरा लैंग्वेज होगा जो आप क्या करते हैं स्कूल में जाकर के सीखते हैं। वो कौन सी भाषा आपकी कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी द्वितीय भाषा। फिर इसके बाद आप नई नई भाषा सीखते जाएंगे और उस भाषा को आगे और नाम दिया जाएगा तृतीय भाषा के रूप में। तो दोस्तों याद रखें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में सीखना क्या कहलाता है। तो कल का क्लास अगर आप देखे होंगे, कल की वीडियो देखे होंगे, तो आपको मैं कल भी डिटेल में बताई थी कि मातृभाषा जो होती है दोस्तों वो क्या होता है, कैसे बच्चे सीखते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन से। यानी आपकी मातृभाषा को प्राथमिक भाषा भी कह सकते हैं। आपकी प्राथमिक भाषा जो होती है वो कैसे सीखा जाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के द्वारा। और इसके बाद की चाहे जितनी भी भाषाएं हो वो कैसे सीखी जाती है? लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा सीखना कहलाता है। इसे इंग्लिश में लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाषा सीखना। तो याद रखें द्वितीय और तृतीय भाषा जो होगी वो सीखना क्या कहलाएगी? वो सीखना कहलाएगी भाषा सीखना। यानी इससे आप कहीं पे स्कूल में, ट्यूशन पे, अलग कोचिंग सेंटर में कहीं पे जाके आप इस भाषा को क्या करते हैं? अलग से सीखते हैं। लेकिन आप घर पे जो आप भाषा बोलते हैं, जो आपकी प्राथमिक भाषा है, वो आप खुद ब खुद बोलना सीखे, यानी वो क्या किए हैं? वो आप अर्जित किए हैं, उसका अर्जन किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि जब किसी बालक को, ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया, फिर अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? दोस्तों अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, शायद आपको लग रहा होगा कि आज का क्वेश्चन कुछ ब कुछ आप जो लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे मिलता जुलता लग रहा है जैसे ऐसा ही क्वेश्चन कल भी सॉल्व किए थे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है कि भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त क्या है? तो दोस्तों इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा? रणनीति के रूप में बच्चों को कहानी सुनाना, नैतिकता के लिए कहानी सुनाना, कुछ संरचनाएं या समझाने के लिए, या फिर किसी कंसेप्ट को, किसी संकल्पना को पढ़ाने के लिए कहानी सुनाना, ये सब अलग है। लेकिन भाषा की कक्षा की अगर बात हो तो हमेशा याद रखें क्या किया जाता है? रणनीति के रूप में कहानी सुनाना सबसे उपयुक्त रहता है। फिर अगला प्रश्न की कक्षा 4 में एक अध्यापिका है, वो क्या कर रही है? को, में, के अंदर, साथ, के लिए, ऐसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन वाक्यों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापिका ने क्या कहा? स्थानवाचक नाम कह के पुकारा है। यानी शब्दों को अध्यापिका बच्चों को देती है और कहती है कि ये स्थानवाचक शब्द हैं। अब बाद में वह उन्हें कुछ वाक्य देती है, शिक्षार्थियों को इन वाक्य में स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। यानी अध्यापिका कुछ भी लिखा हुआ वाक्य देती है, उसमें खाली स्थान देती है और कहती है
कि इसमें इन स्थानवाचक शब्दों को जो कि यहाँ पे बताई थी उसे प्रयोग करो, उसका प्रयोग करो। अंत में वह बताती है कि ये जो स्थानवाचक शब्द हैं इन्हें कारक कहा जाता है। तो यह रणनीति क्या कहलाती है? तो दोस्तों कल ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में आप सॉल्व किए होंगे। अगर सॉल्व किए होंगे तो लग रहा होगा कि उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके कल एडजेक्टिव के बारे में ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एडजेक्टिव के वर्ड दे रही है, फिर उसका प्रयोग सेंटेंस में करने के लिए कह रही है और फिर लास्ट में बताती है क्या कि वो एडजेक्टिव है। ऐसे ही आज कारक के बारे में हिंदी में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको अगर याद हो तो जल्दी से बताइए कि ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को कहेंगे क्या? सचेतनता बढ़ाना। इस रणनीति को कहेंगे सचेतनता बढ़ाना, यानी बच्चों का चेतन जो होता है उसका विकास करना, ये कहलाएगा। व्याकरण शिक्षण, घोषणात्मक ज्ञान या फिर खेल द्वारा व्याकरण, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। अभी मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में है। इसका क्या अर्थ है? यानी विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता क्या है? एक योजना के रूप में। कल भी हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी देखिए बहुभाषिकता का क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा और मातृभाषा यानी घर में आरंभ होने वाली जो भाषा होती है तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो एकदम, ये ऑप्शन जो है इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन लिखा था इस क्वेश्चन का, बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का जो क्वेश्चन पूछा गया था। आप ध्यान देना फिर से कि एकदम यही लैंग्वेज यूज किया गया था, कुछ भी बदलाव नहीं है इस क्वेश्चन में। शायद 23 दिसंबर के लैंग्वेज के क्वेश्चन में दोनों में पेडागोजी के क्वेश्चन एक ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत बदलाव रहा होगा 1-2 क्वेश्चन में, बाकी लग रहा है कि वही क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट करके रख दिया गया है। जैसे कि फिर से आप देखिए कल के एग्जाम में क्वेश्चन था कि हिंदी इंडिया का कौन सा लैंग्वेज है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा मिला है। कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। कल भी बताई थी कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। इससे शास्त्रीय भाषा या फिर सहराज भाषा यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं राजभाषा, और राजभाषा को कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों हिंदी कौन सा लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? सबको पता होनी चाहिए कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है और इंग्लिश यानी अंग्रेजी जो है वो क्या है? भारत की सहराज्य भाषा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 क्वेश्चन अभी तक है जो कि पूरे के पूरे मैच कर रहे हैं लैंग्वेज 1 के पेडागोजी के क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एकदम सही है कि अर्ली स्टेज में जो बच्चे कुछ गलत करते हैं उसे कैसे ठीक करना चाहिए, क्या उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए? अगर बच्चे की गलतियों को तुरंत ठीक कर देंगे तो शायद बच्चे का ध्यान उस गलतियों पे ज़्यादा ना जाए या फिर बच्चे अपने आप को हीन महसूस करे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल ठीक नहीं किया जाना चाहिए। तो बच्चे समझेंगे नहीं कि उनसे गलती हो रही है। क्या उन्हें आरोपण तथा अभ्यास के द्वारा ठीक करना चाहिए, जिसे कहा गया था इंग्लिश में एक शब्द का प्रयोग किया गया था, यही ऑप्शन था उसमें भी कि रिपीटेशन और रिप्रोडक्शन के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? उन्हें प्रैक्टिस के द्वारा ध्यान में लानी चाहिए, बच्चों से प्रैक्टिस करवानी चाहिए, प्रैक्टिस के द्वारा उन्हें समझाना चाहिए कि कैसे उनसे गलतियां हो रही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन भी एकदम मुझे याद है कि लैंग्वेज 1 के पेडागोजी में हम लोग कल सॉल्व किए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए कि कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर एक समूह चर्चा करवाती है। बाद में उन्हें कुछ वाक्य लिखने के लिए वो अध्यापिका कहती है विद्यार्थियों से। अब विद्यार्थी ने अपने विचार को लिखा, एक रूपरेखा भी बनाई और एक अनुच्छेद भी लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों लिखने के इस उपागम को क्या कहा जाता है? लिखने का उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है या फिर कहा जाता है लिखने का प्रक्रिया उपागम। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसे कहा जाता है लिखने का
प्रक्रिया उपागम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है कि एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उन्हें अभिलेख बनाती है। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों हमेशा मैं बताई हूँ कि आपके एग्जाम में पोर्टफोलियो से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन पोर्टफोलियो एनेक्डोटल रिकॉर्ड इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही। इन दोनों चीज को आप हमेशा याद रखें, पोर्टफोलियो को भी और एनेक्डोटल रिकॉर्ड को भी। इन दोनों में से एक नंबर आपको पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में पूछा जा रहा है, एक सब्जेक्ट में दोस्तों एक नंबर मिलेगा, बाकी 5 सब्जेक्ट होते हैं तो एक से ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं, एक नंबर आएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ 150 में से। तो इसे कहा जाता है क्या? पोर्टफोलियो इसे कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? दोस्तों कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें क्या पढ़े थे? लर्निंग आउटकम्स के बारे में कल हम पढ़े थे, शायद आपको याद हो। सीखने का प्रतिफल, जिसे हिंदी में यहाँ पे एकदम हिंदी में लिखा क्या गया है, क्या? सीखने का प्रतिफल। यानी लैंग्वेज 1 में पूछा गया था आपसे लर्निंग आउटकम, जिसका इंग्लिश का लैंग्वेज क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, और लैंग्वेज 2 में आपसे पूछा क्या गया है? सीखने का प्रतिफल। यानी बिल्कुल वही क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दिया गया है। तो आप भी जल्दी से आंसर सोच लीजिए, क्या आंसर होगा? सीखने का प्रतिफल किस में होता है दोस्तों? दक्षता आधारित भाषा शिक्षण, जिसको मैं कल डिटेल में बताई थी आपको कि क्या होता है। लर्निंग आउटकम क्या होता है? एंड ऑफ कोर्स में होता है, यानी कोर्स के लास्ट में होता है। ये दक्षता आधारित होता है, इसमें फीडबैक कहीं पे भी नहीं रहता है, इसमें दक्षता की बात होती है। ये क्या दक्षता मिली, यानी लर्निंग आउटकम क्या होता है? दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और एक और क्वेश्चन हम लोग किए थे लर्निंग आउटकम, और एक लर्निंग से रिलेटेड की हो ही रही है, देखते हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए, दोस्तों याद करें कल की क्लास में भी एक टीचर ने ग्रुप बना के वोकेबुलरी पढ़ाने की तैयारी की थी, और यहाँ भी एक शिक्षक शब्दावली पढ़ाने के लिए तैयार है, लैंग्वेज 2 में भी। यानी इससे भी क्वेश्चन रिपीट हुए, बस थोड़ा अंतर कर दिया गया है पूछने के तरीका में कि कैसे तैयार है। घर के बर्तन तथा खिलौने लाने के लिए कहते हैं बच्चों को। तो ये जो बच्चे शब्दावली पढ़ने के लिए घर से खिलौने और बर्तन ला रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? इन वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इन वस्तुओं को कहा जाता है वास्तविक वस्तु, यानी सहायक सामग्री, भोजन पकाने की वस्तु, विषयक वस्तु, ये सब अलग है। इसे वास्तविक वस्तु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वास्तविक चीजों को देख के बच्चे इनका नाम जानते हैं और इनसे क्या करते हैं? शब्दावली को सीखते हैं, नई शब्दावली को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन, यानी जिसे कहते हैं मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्न के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है, और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए भी कहती है। तो यह कार्य किस रूप से जाना जाता है? तो कल अगर आप शब्दावली वाला प्रश्न कल के एग्जाम में देखे होंगे तो इतना तक ये क्वेश्चन सेम था कि 4-4 समूह में बांट करके इन सभी चीजों पे क्या किया जाता है? विचार करने के लिए, शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। और आज इस चीज को जोड़ दिया गया है कि इस चीज से विचार को एकत्रित करने से। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस कार्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस कार्य को कहा जाता है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो होगा इसका सही आंसर। बोलना और लिखना इसमें कहीं नहीं हो रहा है, इसमें भ्रमण भी नहीं करवाया जा रहा है, ना ही ये प्रदत्त कार्य है, असाइनमेंट है। ये क्या है? परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को
पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते में आने वाले फूल, घास, पौधे के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। तो वह किस चीज के लिए प्रयास कर रही है? क्या वह शिक्षार्थियों से अपने पड़ोस के डैफोडिल फूल को लेकर आने के लिए अपेक्षा कर रही है, या फिर मानस मंथन गतिविधि के लिए वो ऐसा कर रही है, या फिर वो कविता के माध्यम से फूलों और प्राकृतिक दृश्य और भौगोलिक शिक्षण का ज्ञान देना चाहती है? तो दोस्तों, शिक्षिका इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है फूल, घास, पौधे आदि से रिलेटेड, उनको क्या किया जाए, कक्षाई ज्ञान, या फिर वो जो ज्ञान है उनको क्या करना चाहिए, कक्षाई ज्ञान से जोड़ना चाहिए, यानी बाहर की नॉलेज को स्कूल के अंदर की नॉलेज से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भाषा सीखने में कौन सा कथन सत्य है? क्या लेखन से पहले पठन का विकास होता है? यानी कोई बच्चा क्या कुछ भी लिखने से पहले उसे पढ़ना शुरू कर देता है, या फिर पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता होती है? यानी अगर विद्यार्थी को पठन करना है तो उससे पहले उसे लिखना सीखना पड़ेगा, या फिर पठन और लेखन यानी ये जो लिखा गया कुछ वो पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ विकसित होता है, या फिर प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है? तो ये तो हम सबसे पहले ही पढ़े हैं कि प्राथमिक भाषा जो होती है या मातृभाषा जो होती है वो किसी भी दूसरी भाषा को सीखने में हस्तक्षेप नहीं करती है। और पठन के लिए अभ्यर्थी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और ना ही लेखन से पहले पठन का विकास हो जाता है। दोस्तों, पठन और लेखन ये दोनों जो है वो साथ साथ चलते हैं। शायद आप सब में से बहुत दोस्त सोच रहे होंगे कि बच्चे पहले लिखना सीखते हैं उसके बाद पढ़ने का विकास होता है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन सीटेट ने आंसर दिया है क्या कि पठन और लेखन दोनों क्या होता है, साथ साथ विकसित होता है। और आपको यही सही आंसर मान के चलना है और हमेशा यही याद रखना है कि ये दोनों जो है वो दोनों साथ साथ ही विकसित होता है। तो यहीं पे खत्म होता है आज का क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन के साथ साथ यहीं पे खत्म होता है 23 दिसंबर के एग्जाम के सारे क्वेश्चन। जरूर सॉल्व करें, नहीं सॉल्व किए अभी तक तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहे। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे 24 दिसंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को। पसंद आया हो तो अगर कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा सिंधु को आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। और ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे क्लास के जो नोट्स होते हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत